हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई विश आई कैन चेंज विद डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूँ। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि आज फुल मून नाइट था एंड साथ ही साथ वांग जी जो अपने वॉर से अभी बस गुस्से की तरफ जाने लगा था। अभी रात हो चुका था तो लान वांग जी रात को एक इन में रुक गया था। वो सुबह ही वहाँ से गुस्से के लिए निकल जाएगा। लान वांग जी ने ये सोच लिया था। रात के टाइम को वो चांद की तरफ देख रहा था। पता नहीं आज उसे बहुत ज़्यादा बेचैन सा फील हो रहा था, जैसे लग रहा था कि कुछ आज बुरा हुआ है जो होना नहीं चाहिए था। लान वांग जी जो बहुत मुश्किल से अपने आप को मनाकर बस बिस्तर पर लेट गया था। बेसिकली वो बहुत ज़्यादा थक गया था और वॉर के बाद वो डायरेक्ट ही यहाँ पे आ गया था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए ही वो वहाँ से आ गया था। बस एक बार वो गुस्सू जाना चाहता था। उसे लग रहा था कि कुछ तो हुआ है या फिर कुछ तो होगा। उसका दिल इतना घबरा रहा था कि वो समझ नहीं पा रहा था और ऊपर से उसे पता नहीं क्यों लग रहा था कि कोई उसे बुला रहा था, उसे पुकार रहा था, पर कौन उसे नहीं पता। लान वांग से बहुत समझाने के बाद वो सो जाता है, पर उसे नहीं पता था कि दूसरी बार जब वो आंखें खोलेगा तब उसके सामने उसके साथ क्या क्या होने वाला था, उसे क्या क्या देखना पड़ेगा। फल लान वांग जी मॉर्निंग को ठीक 4 बजे उठता है, वो भी शोर शराबे से। लान वांग जी चौकन्ना हो गया था, अपने तलवार को पकड़ लिया था और वो तुरंत ही अपने रोब को पहनकर बाहर निकल गया। बाहर बहुत सारे लोग जो चिल्ला रहे थे, बहुत ज़्यादा ही ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे कि कुछ बड़ा सा हुआ है। लान वांग जी जो दौड़ के नीचे चला गया था, मतलब अपस्टेयर पे आते ही सब लोग भागम दौड़ शुरू कर दिया था। लान वांग जी जो एक पर्सन को पकड़ते हुए कहता है, क्या हुआ है, तुम लोग भाग क्यों रहे हो? जहाँ पे जो वो पर्सन था वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो कहता है वो जो गुसु है, गुसु में अटैक हुआ है। ये सुनकर लान वांग जी कहते, क्या गुसु में अटैक हुआ है? मतलब जहाँ पे वो जो मतलब आदमी था वो कहता है, हाँ 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 गुसु चल रहा है। ये सुनकर लान वांग जी तुरंत ही वहाँ से एकदम बाहर निकल गया। वो अपने गार्ड्स को ढूंढने लगा। उसके गार्ड्स जो ऑलरेडी ये शोर शराबे से उठ गया था, वो भी एकदम चौंकाने हो गए थे। वो अपने तलवार के साथ देख रहे थे सभी लोगों को भागते हुए। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे। जहाँ पे जो शू यांग जो दौड़ते हुए राजकुमार के पास आता है, मतलब राजकुमार लान वांग जी के पास, और वो कहता है, राजकुमार गुसु जल रहा है, कोई गुस्से में हमला कर दिया है। ये सुनकर लान वांग जी कहते, क्या गुस्से में कौन हमला किया है? जहाँ पे जो शू यांग कहते, पता नहीं, पर हमारे गुप्तचर ने कहा है कि गुसु जल रहा है, वहाँ पे दवाई हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, हमें अभी कभी जाना पड़ेगा। लान वांग जी जो बिना देर करे सबको कहता है, अभी कभी रवाना हो गुसु की तरफ। जहाँ पे लान वांग जी और सारे गार्ड्स मिलकर वहाँ से डायरेक्ट गुसु की तरफ जाने लगे थे। वो तकरीबन 1 घंटे में गुसु में पहुँच गए थे, क्योंकि वो लोग थोड़ी दूर थे वहाँ से। यहाँ पे सारे लोग भागदौड़ इसीलिए कर रहे थे क्योंकि बहुत सारे लोग गुसु से बहुत मुश्किल से भाग के आए थे, तो इसीलिए सब लोग भागदौड़ कर रहे थे। क्योंकि वो जो भी हमला हो रहा था वो लोग यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए सब लोग यहाँ पे भागदौड़ कर रहे थे। जहाँ पे लान वांग जी और सब लोग मिलकर गुसु पहुँचते हैं एंड गुसु पहुँचने के बाद गुसु का हालत इतना ख़राब हो चुका था कि लान वांग जी बयान नहीं कर सकता था। सारे घर चल रहे थे, सारे घर, उसका गुसु, उसका किंगडम, उसका क्लैन, ये क्या हुआ? लान वांग जी कुछ समझ नहीं पाया, उसे कुछ समझ नहीं आया। वो अंदर चला गया दौड़ के, साथ ही साथ उसके सारे सैनिक भी वहाँ पे दौड़ के चले गए। सब जगह पे अधम मचा हुआ था, मतलब सारी जगह पे ना, मतलब इंसान गिरे हुए थे, लाश गिरा हुआ था, बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे। वहाँ पे जो उड़न घर भी थे ना, वो सारे भी जल रहे थे। लान वांग जी जो इससे इतना ज़्यादा डर गया, वो तुरंत ही ना वहाँ से, मतलब गुसु के अंदर, क्लाउड रेसेस के अंदर जाने लगा था। उसका दिल की धड़कन ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुका था, बहुत ज़्यादा। उसको जो डर रात को खाए जा रहा था, क्या वो सच हो रहा था? वो समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ पे हुआ क्या है। वो पता नहीं कर पा रहा था कि यहाँ पे हुआ क्या है, लेकिन इतना तो वो समझ गया था कि यहाँ पे बहुत भयंकर कुछ हुआ है, वरना गुसु इस तरह से जलता नहीं। और वो सोच रहा था कि यहाँ पे हमला किसने किया है। उसे तो पूरी तरीके से गुसु में अपने गार्ड्स को, अपने सैनिक को रख दिया था। अगर हमला होता तो उसके सैनिक संभाल लेते, अगर ज़्यादा होता तो उसकी खबरें उसे बता देता। तो फिर यहाँ पे हमला कब हुआ, उसे समझ नहीं आ रहा था, और उसे सोचने और समझने का भी वक्त नहीं था। वो क्लाउड रेसेस के अंदर जाने के बाद तो उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब था। चारों जगह पे एकदम बुरी हालत था, जहाँ पे सारी जगह पे ना, मतलब तोड़ फोड़ हुआ था। उसकी जो पैलेस थी, पैलेस की भी बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ हुआ है। लान वांग जी जो देखता है कि बहुत सारे ऐसे सैनिक थे, गार्ड्स थे, जो अब मर चुके थे, वहाँ पे गिरे पड़े थे। लान वांग जी जो इन सब की तरफ देखता है, उसकी मुट्ठी टाइट हो गई थी। वो गुस्से में कहता है, कितनी बड़ी हिम्मत हुई कि वो मेरी किंगडम में हमला करे, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो अंदर जाने लगा, वो मेन पैलेस की तरफ जाने लगा। मेन पैलेस भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब था, जैसे कि वहाँ पे भी तोड़फोड़ हुआ है। जहाँ पे जो लान वांग जी था, लान वांग जी मेन पैलेस की तरफ दौड़ के जाता है, और वो मेन पैलेस के अंदर जाते ही वो चिल्लाते हुए फादर का नाम बुलाता है। वो कहता है, फादर आप कहाँ हैं? शिचैन अंकल। सारे लोगों को वो बुला रहा था, वो चीख कर बुला रहा था, लेकिन कोई शोर शराबा या फिर कोई उसकी आंसर नहीं देता है। लान वांग जी और भी ज़्यादा डर गया था, उसे घबराहट हो रहा था। उसका फादर, वो सब कहाँ है? क्या नहीं, अगर उनको कुछ हुआ ना, वो उसे नहीं छोड़ेगा, जिसने भी गुसु में हमला करने की इतनी बड़ी हिम्मत की है। जहाँ पे लान वांग जी यही सोचकर वो पूरी पैलेस को ढूंढने लगा था। वो चिल्ला कर बुला रहा था अपने भाई को, अपने फादर को। गाइस सॉरी टू इंटरप्ट, बाहर ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, इसीलिए बैकग्राउंड पे नॉइज़ आ सकता है, तो इसे इग्नोर करो, मेरे वॉइस को मतलब नोटिस करो। ओके, तो बैक टू द स्टोरी। जहाँ पे लान वांग जी जो मतलब इतना ज़्यादा गुस्से में था, वो डरा हुआ था। वो देख चुका था कि ऑलरेडी उसके सारे गार्ड्स जो एकदम मौत के घाट उतर चुके थे, उसकी अगर
उसके भाई, उसके परिवार नहीं। वो ये सोच कर ही ना उसकी पूरी बॉडी ने एकदम फ्रोज जैसा हो रहा था। लान वांगजी ऐसा नहीं होने देगा। वो इस बार और भी मतलब एग्रेसिवली ढूंढने लगा था, जहाँ पे उसके पीछे पीछे शुयांग और कुछ और गार्ड्स भी आ गए थे, जहाँ पे लान वांगजी जो मतलब सारे गार्ड्स को बोल दिया था कि अभी महाराज को ढूंढो, और साथ ही साथ राजकुमार लैन शिचेन को भी और लैन आन और अंकल को भी ढूंढो। जहाँ पे सब लोगों ने नोट कर दिया एंड वो पूरे पैलेस में फैल गए थे। ये पैलेस बहुत बड़ा था, तो इसमें ढूंढने में बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा था, और वैसे भी लान वांगजी ने बहुत कम गार्ड्स लेके आया था, और आधे से ज़्यादा गार्ड्स बैटल फील्ड में था वहाँ पे कैंप में, और उसने आधा गार्ड्स लेके आया था। एंड यहाँ पे वो ज़्यादा गार्ड्स नहीं थे, बस वो लोग महल में ढूंढने लगे थे। लान वांगजी भी ढूंढ रहा था। वो पहले मतलब अपने फादर के रूम पे गया था, लेकिन वहाँ पे उसका फादर नहीं था। तो लान वांगजी वहाँ से बाहर निकल कर बस वो सभा की तरफ जाने ही लगा था कि तभी शुयांग चिल्ला कर कहता है, क्राउन प्रिंस। ये सुनकर लान वांगजी जो सभा की तरफ ही देखता है, वो दौड़ के वहाँ पे जाता है जहाँ पे जो शुयांग था। शुयांग दौड़ के बाहर आ रहा था, जहाँ पे लान वांगजी कहता है क्या हुआ, जहाँ पे शुयांग कहता है महाराज महाराज। ये सुनकर लान वांगजी जो उसकी पूरी बात ना सुनकर ही ना एकदम अंदर चला गया। एंड अंदर जाते ही ना लान वांगजी का पैर जैसे कि वहीं पे रुक गया। वो वहीं पे खड़ा हो गया और शॉकिंगली वो सामने देखने लगा। वो चिल्ला कर कहता है फादर। ये कहकर वो दौड़ के अपने फादर के पास चला गया था, जो अभी एकदम सिंहासन के ठीक नीचे एकदम लेटा हुआ था, वो भी पूरी तरीके से खून से सना हुआ। लान वांगजी जो तुरंत अपने फादर के पास चला गया था, वो अपने फादर के हेड को एकदम अपनी गोद में ले लिया, और वो अपने फादर के फेस को टैप करते हुए कहता है फादर फादर क्या हुआ है आपको, फादर उठिए उठिए फादर प्लीज़ उठिए, आपको क्या हुआ है फादर। ये कहकर वो वही बेजान सा बॉडी उठाने लगा था, उसे हिलाने लगा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसका फादर आज पहली बार इतना ज़्यादा बुरी हालत में देखा है उसने। उसके फादर एक स्ट्रॉन्ग अल्फा थे, वो एक किंग के साथ साथ एक अच्छा योद्धा थे, बट उसकी फादर की हालत ऐसी। लान वांगजी पता नहीं अपने दिल को संभाल नहीं पा रहा था, लेकिन वो बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल रहा था, अपने आप को इमोशनल होने से रोक रहा था, क्योंकि अभी इमोशनल होने का वक्त नहीं है। वो अपने फादर की तरफ देख रहा था। उसके फादर की हालत देखकर उसके हाथ काँप रहे थे, क्योंकि उसके हाथ में अभी भी ब्लड था। उसके फादर की जो चेस्ट था वहाँ पे स्टैप किया गया था। लान वांगजी ये नोटिस किया था, उसने देखा था कि उसके फादर के चेस्ट पे स्टैप किया गया था, साथ ही साथ उसके स्टमक पे स्टैप किया गया था, और साथ ही साथ उसके शोल्डर पे भी स्टैप किया गया था। लान वांगजी ये देखकर ना वो क्या कहे, उसके फादर की इतनी बुरी हालत किसने किया। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर रहा था। वो बहुत मुश्किल से अपने फादर का हाथ पकड़ता है। उसके हाथ लिटरली काँप रहे थे, बहुत ज़्यादा काँप रहे थे, क्योंकि उसके मन के अंदर डर था। वो जो सोच रहा था अगर वो हुआ तो क्या नहीं। लान वांगजी जो अपने मन की ये सोच को ना अपने अंदर आने भी नहीं देना चाहता था, वो बहुत मुश्किल से अपने फादर के हाथ को पकड़ता है, और अपने हाथ को धीरे से अपने फादर के हाथ के मतलब रिस्ट पर रखता है, और अपने आंखों को बंद करता है, और बंद करके वो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने फादर के स्पिरिचुअल एनर्जी से मतलब ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता है। लेकिन तुरंत ही उसके हाथ से उसके फादर का हाथ गिर गया, क्योंकि उसके फादर के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं था। ये देखा लान वांगजी जो अपने आंखों को तुरंत ही ओपन कर लिया था, वो अपने वाइड आई से अपने फादर को देखने लगा था। वो वहीं पे एकदम ज़मीन पे बैठ गया और बस अपने फादर को देखने लगा। उसके फादर जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उसके फादर अब जिंदा नहीं है। वो ये सोच रहा था, और वो बस अपने वाइड आई से अपने फादर को देख रहा था कि तभी पीछे से शुयांग कहता है क्राउन प्रिंस। ये कहकर वो दौड़ के आता है, एंड वो एकदम किंग के सामने घुटनों पर बैठ जाता है, और वो क्राउन प्रिंस लान वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है क्राउन प्रिंस चिंता मत कीजिए, मैंने बाहर से हीलर बुलाया है, वो जल्दी ही आ जाएंगे, और बहुत जल्दी किंग लैन चिंग जिनके इलाज करेंगे, वो ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। ये कहकर वो मतलब अपने किंग की तरफ देखने लगा था। वो अपने किंग के मतलब हेड को जस्ट प्रेस करने के लिए अपने हाथ आगे ही बढ़ाया था कि तभी लान वांगजी कहता है वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर लान वांगजी की तरफ शुयांग एकदम अपनी बड़ी आंखें करके देखता है। वो जो घुटनों पर बैठा होता ना, वो तुरंत एकदम ज़मीन पे गिर गया, और वो कहता है क्या कह रहे हैं, किंग नहीं रहे, मतलब जहाँ पे लान वांगजी कुछ नहीं कहता, वो वहीं पे बैठा हुआ था। वो उठता है, उठने के बाद वो सभा को देखता है। सभा की हालत भी ठीक नहीं था। सभा के जो मतलब सिंहासन थे जहाँ पे मंत्रियाँ बैठते थे, वो सारे जो चीज़ें थी ना वो टूटे हुए थे। जैसे कि यहाँ पे बहुत कुछ हुआ है। लान वांगजी जो अपने बीचन को टाइटली पकड़ लिया था, वो अपने सैनिकों को चिल्ला के बुलाता है सैनिकों। ये सुनकर सारे सैनिक जो मतलब बाहर थे ना, लान वांगजी की आवाज़ इतनी ज़ोर से आवाज़ सुनने के बाद वो सारे लोग सभा के अंदर आ गए थे, जहाँ पे लान वांगजी कहता है अभी के अभी ढूंढो किसने यहाँ पे हमला किया है। मुझे जानना है कि किसकी इतनी बड़ी हिम्मत हुई कि मेरे किंगडम में उसने हमला किया है और मेरे पिताजी को मार दिया है। मैं उसका सर उसके धड़ से अलग करना चाहता हूँ, ढूंढो उसे। ये कहकर वो सबको ऑर्डर देता है, जहाँ पे सब लोगों ने कहा ठीक है राजकुमार। ये कहकर वो सब लोग बाहर निकल गए थे ढूंढने के लिए कि किसने ऐसा सारी मतलब किया है। जहाँ पे लान वांगजी जो अपने पिता को बॉडी को देख रहा था, वो बेजान बॉडी, जहाँ पे शुयांग जो क्राउन प्रिंस के साथ ही था, वो वहीं पे बैठा हुआ था और बस किंग के बॉडी को देख रहा था। जहाँ पे लान वांगजी जो शुयांग की तरफ देखते हुए कहता है वो नहीं बचना चाहिए जिसने भी इस पूरे किंगडम में हमला किया है। शुयांग, हमारे खुफिया गार्ड्स को बाहर निकालो और पता करवाओ कि कौन इस गुजू में एंट्री करने की कोशिश किया है। ये सुनकर जो शुयांग था, शुयांग खड़ा हो गया और वो मतलब राजकुमार लान वांगजी को वो करते हुए कहता है ठीक है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। लान वांगजी बस
अपने पिता को देख रहा था, उसकी मुट्ठी बहुत ज़्यादा कस गई थी। वो अपने पिता की तरफ देखते हुए कहता है, कौन हो सकता है, किसकी इतनी बड़ी हिम्मत हुई कि वो मेरे किंगडम में मेरे ही एब्सेंट में हमला कर दिया। कौन है वो जो इस पूरे किंगडम को बर्बाद कर दिया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं अगर वो मेरे सामने आएगा तो मैं मार डालूंगा उसे। ये कहकर लान वांगजी की आंखों में गुस्सा दिखने लगा था। पूरी गुस्से का हालत उसने जिसने भी ये सारी चीज़ें किया था पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। लान वांगजी जो गुस्से में सभा से बाहर निकलता है, निकल कर ही वो इधर उधर ढूंढने लगा था अपने फैमिली मेंबर्स को। वो ढूंढते ढूंढते ना एक जगह पे आ गया, जहाँ पे आते ही उसे एक आवाज़ सुनाई दिया, वांगजी वांगजी यहाँ। ये सुनकर लान वांगजी उस तरफ मुड़ा। वो उस तरफ मुड़ते ही तुरंत उस तरफ जाने लगा, जहाँ पे वो जाते ही वो देखता है कि उसका अंकल वहाँ पे था। लान वांगजी तुरंत ही अपने अंकल के पास चला गया और वो अपने अंकल के शोल्डर को पकड़ लिया। उसके अंकल जो नीचे गिरा हुआ था और वो बहुत ही लंबी लंबी ब्रीथ ले रहा था। जहाँ पे जो लान वांगजी था वो कहता है, अंकल अंकल क्या हुआ है आपको, आप ठीक तो है ना। जहाँ पे जो अंकल मतलब लैन चिरेन थे वो खांसते हुए कहता है, वांगजी वांगजी यहाँ हमला हमला हुआ है। ये कहकर वो बहुत ही गहरी गहरी सांस ले रहे थे। जहाँ पे लान वांगजी जो ये सुनने के बाद वो कहता है, किसने किसने हमला किया है, मुझे बताइए अंकल। जहाँ पे जो मतलब चिरेन था, चिरेन बहुत मुश्किल से कहता है, वो बस यही कहकर वो वहीं पे बेहोश हो गया। ये देखा ना जो वांगजी था, वांगजी तुरंत ही कुछ और सैनिकों को बुलाता है और अपने अंकल को और साथ ही साथ अपनी भाई यानी कि लैन आन को दोनों को ही सेफली वहाँ से लेके जाने के लिए कह दिया। जहाँ पे वो सैनिक उनको वहाँ से लेके गए, लान वांगजी जिसके दिमाग में अपने भाई के ख्याल आते ही वो अपने भाई को ढूंढने लगा। एंड बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद फाइनली उसका भाई मिल गया। वो भी उसके यानी कि मेन पैलेस से थोड़ा दूर ही, उतना ज़्यादा नहीं, वहीं पर एक कॉर्नर पे उसका भाई नीचे बेहोश गिरा हुआ था। लान वांगजी तुरंत अपने भाई के पास चला गया और वो अपने भाई को उठाने लगा। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। अपना भाई, अगर उसका भाई को कुछ हो गया वो क्या करेगा वो समझ नहीं पा रहा था। ऑलरेडी उसने अपने फादर को खो दिया, वो अपने भाई को नहीं खो सकता था। वो तुरंत अपने भाई के पास चला गया एंड वो अपने भाई को उठाने लगा। उसका भाई, उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा बुरा था। उसकी मतलब भाई की जगह जगह बॉडी पे कट लगे हुए थे। लान वांगजी ये देखकर डर गया। वो तुरंत ही अपने भाई को अपने गोद में उठा लिया, मतलब उसे उठाकर तुरंत ही वहाँ से लेके जाने लगा। लान वांगजी अपने भाई को देख रहा था। उसके भाई के चेहरे पर भी मतलब घाव थे, जहाँ पे मतलब ब्लीडिंग हो रहा था। लान वांगजी जो अपने भाई को उठाने की कोशिश कर रहा था, वो उसे गोद में उठाकर वहाँ से डायरेक्ट मेन पैलेस की तरफ चला गया। मेन पैलेस बाकी सारे जगह से मेन पैलेस थोड़ा बहुत ठीक था, इसीलिए लान वांगजी ने उसे मेन पैलेस की तरफ ही लेके आ गया। वो मेन पैलेस लाते ही वो जो सामने गार्ड्स थे वो उन्हें कहता है, अभी के अभी हीलर्स को बुलाओ और यहाँ पे जितने भी लोग इंजर्ड हैं उन सारे लोगों को हील करने के लिए बोलो, ट्रीट करने के लिए कहो। ये सुनकर वो सैनिक नोट करता है एंड वो हीलर को बुलाने चले गया था। जहाँ पे लान वांगजी ने अपने भाई को एक कमरे में लेटा दिया और वो अपने भाई को देखने लगा। वो अपने भाई को उठाने की कोशिश कर रहा था। वो अपने हाथ को अपने भाई के एकदम मतलब जो रिस्ट था वहाँ पे रखता है और वो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को देने लगा था। एंड ये स्पिरिचुअल एनर्जी उसका भाई ले भी रहा था। लान वांगजी से राहत फील कर रहा था कि उसका भाई ठीक है। वो अपने भाई को थोड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी देता है ताकि उसे रिकवर होने में टाइम मतलब जल्दी जल्दी वो रिकवर हो जाए। जहाँ पे लान वांगजी उसे यहाँ पे रखकर वो बाहर निकल गया, क्योंकि उसके दिमाग में विंग की ख्याल आया। विंग ये आते ही ना उसका डर और भी ज़्यादा भर गया। वो अपने फादर को खो चुका था। उसका माँ तो उसे कब का छोड़ के चला गया था। उसके फैमिली मेम्बर अगर उसे छोड़ के चले जाएंगे और विंग वो अगर उसे छोड़ के चला जाएगा तो नहीं। वो यही सोचकर वो बाहर निकला। वो बाहर जाते ही यहाँ पे दो तीन गार्ड्स थे जो मतलब इन सारे लोगों को ध्यान रख रहा था। वो उनसे कहता है कि मेरे भाई का ध्यान रखना, अगर वो उठे तो उसे कहना कि यहीं पर रहने के लिए, यहाँ से ना जाने के लिए। जहाँ पे वो सारे गार्ड्स ने नोट कर दिया। लान वांगजी तुरंत यहाँ से निकल के गेस्ट क्वार्टर की तरफ जाने लगा। उसका दिल बहुत ही तेज़ी से धड़क रहा था, बहुत तेज़ी से। उसे डर लग रहा था। वो जो सोच रहा था अगर वो हुआ, वो नहीं पता वो क्या कर लेगा, वो क्या कर देगा अगर विंग को कुछ हुआ तो। वो डरते हुए बस गेस्ट क्वार्टर की तरफ आया। गेस्ट क्वार्टर की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब था। जहाँ पे गेस्ट क्वार्टर की तरफ आते ही वो सारे गेस्ट क्वार्टर को चेक करने लगा। वो पहले अपनी विंग के गेस्ट क्वार्टर की तरफ चला गया। वो उस रूम का डोर तेज़ी से ओपन करता है और वो अंदर चला जाता है। वो चिल्लाकर कहता है, विंग तुम कहाँ हो, विंग। ये कहकर वो पूरे रूम को ढूंढता है लेकिन विंग कहीं नहीं था। लान वांगजी ये देखकर वो बाहर आता है। बाहर आकर वो चिल्लाकर कहता है, विंग तुम कहाँ हो, विंग। ये कहकर वो पूरे गेस्ट क्वार्टर को चेक करता है। यहाँ पे पूरे गेस्ट क्वार्टर में एक भी स्टूडेंट नहीं था। जो सारे स्टूडेंट्स उस गेस्ट क्वार्टर में रहे थे वहाँ पे एक भी स्टूडेंट नहीं था। लान वांगजी ने और उसके सारे गार्ड्स ने मतलब ढूंढा ज़रूर था। वहाँ पे सब सैनिक ही मतलब मरे पड़े थे। जितने भी सैनिक यहाँ पे थे वो सारे लोग ही वहाँ पे मरे पड़े हुए थे, गार्ड्स। लेकिन यहाँ पे एक भी स्टूडेंट नहीं था। लान वांगजी को अजीब लगा, स्टूडेंट्स कहाँ गए। अगर हमला हुआ है तो स्टूडेंट्स के ऊपर भी तो हमला हुआ होगा ना, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट का कोई नाम और निशान नहीं था। लान वांगजी समझ नहीं पाया। वो पूरी तरीके से गेस्ट क्वार्टर को ढूंढ चुका था लेकिन वहाँ पे ना ही विंग था ना ही कोई और स्टूडेंट्स थे। लान वांगजी जो गेस्ट क्वार्टर से बाहर आ गया, वो मतलब गेस्ट क्वार्टर से बाहर आते ही वो सारे जो लोग थे, मतलब जो लोग अभी नीचे ग्राउंड पे गिरे हुए थे, मतलब एकदम लाश की तरह गिरे हुए थे, वो उन सारे लोगों को देखता है। वो उन लोगों को ध्यान से देखता है कि यहाँ पे कुछ डिसेबल्स थे, मतलब जो लैंड किंगडम थे उनके कुछ डिसेबल्स थे जो वहाँ पे डेड पड़े हुए थे। एंड लान वांगजी उन सारे लोगों को चेक भी करता है। वो सारे लोग मर चुके थे एंड साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स भी थे जो खुद भी मर चुके थे। लान वांगजी जो उनको ध्यान से देखता है एंड तब जाके वो नोटिस करता है कि कुछ गार्ड्स के अंदर
मतलब बॉडी के अंदर एकदम ब्लैक निशान जैसा कुछ था। लान वांगजी जो ये नोटिस करते ही एक गार्ड के पास चला गया। वो गार्ड जो मतलब गेस्ट क्वार्टर को निगरानी रखता था, वो गार्ड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था, जैसे कि उसके अंदर कोई काला ब्लैक जैसा कुछ अंदर गया था, जो उसके पूरे बॉडी के जो रक्त थे ना उसके अंदर पूरा फैल गया था। लान वांगजी जैसे गौर से देख रहा था, वो पर्सन के पूरे बॉडी पे यही ब्लैक निशान थे। इनफैक्ट उसके अकेले के नहीं, यहाँ पे जितने भी गार्ड्स मर गए हैं ना उनकी सारे मतलब लोगों की बॉडी के अंदर वैसे ही ब्लैक कलर के निशान थे। लान वांगजी इसे देखकर ना उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। ब्लैक निशान, ऐसे ऐसे ब्लैक निशान क्यों है? ये कुछ अलग एनर्जी है। ये वो वहाँ पे बैठ के सोच रहा था कि तभी वहाँ पे 2 सैनिक दौड़ के आते हैं और वो कहते हैं ग्रैंड प्रिंस, ये कहकर वो कहते हैं बहुत सारे सेक्ट लीडर्स यहाँ पे आ गए हैं। वो लोगों को खबर मिल गया था कि यहाँ पे हमला हुआ है, इसीलिए सारे सेक्ट लीडर्स अपने अपने जो बच्चे हैं उनको देखना चाहते हैं, इसीलिए वो लोग वहाँ पे आ गए हैं। लान वांगजी ये सुनकर ही वहाँ से उठ गया और वो उन गार्ड्स की तरफ देखते हुए कहते हैं वो लोग अभी कहाँ हैं? ये सुनकर वो गार्ड्स कहते हैं वो लोग गुस्सू के अंदर आ गए हैं। ये सुनकर लान वांगजी कहते हैं उन लोगों को मेन पैलेस की तरफ लेके जाओ। ये सुनकर वो गार्ड्स नोट करते हैं एंड वो लोग वहाँ से चले गए। लान वांगजी जो दोबारा उन सारे लोगों को देख रहा था, लान वांगजी के दिमाग में अभी भी ये सारी चीज़ें चल रहा था। कौन था, कौन आया था यहाँ पे? और एक ही दिन में ऑफकोर्स उसे पता चल गया था कि ये एक ही दिन में हुआ था। मतलब इतने दिन में अगर हमला होता तो बहुत पहले ही उसे पता चलता। अगर उसके गुप्तचर भी उसे नहीं बताते तो आसपास के लोगों से तो बिल्कुल पता चल जाता। लेकिन आज इसके मतलब कल रात को ही ये सारी चीज़ें हुआ था। लेकिन उसके दिमाग में चल रहा था एक ही रात में इतना तबाही मचना ये इम्पॉसिबल था। अब ये जितनी भी गार्ड्स हो उसे नहीं लगता कि यहाँ पे इतने सारे गार्ड्स आ पाए होंगे, मतलब इतने सारे शत्रु आ पाए होंगे इस जगह पे। अगर आया होता तो उसके गुप्तचर, उसके गुप्त सैनिक जो उसने पूरी तरीके से पूरे मतलब गुस्सू के आसपास फैला दिया था, वो ज़रूर उसे खबर करता। और वैसे भी क्लाउड रेसेस में ऑलरेडी एक बैरियर था, जो बैरियर अब नहीं है। इसका मतलब कोई बैरियर को तोड़ दिया था, बट ये बाहर से तोड़ना आसान नहीं था। कम से कम उसे बहुत वक्त लगता उस बैरियर को तोड़ने के लिए, लेकिन उसके पास इतना समय होता कि वो बैरियर को तोड़ पाए और पूरी क्लाउड रेसेस को ऐसे बर्बाद करके जाए। लान वांगजी सोच रहा था, उसे लग रहा था कि कोई ऐसा शक्ति था जो यहाँ पे आया था, क्योंकि उसे अभी भी जैसे गुस्सू की हवा में वो सारी एनर्जी फील हो रहा था, कुछ अजीब सा ही एनर्जी। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा ईविल था, लान वांगजी को लग रहा था, क्योंकि वो लोग जो एनर्जी यूज़ करते थे वो प्योर एनर्जी होता था, लेकिन ये एनर्जी बहुत ज़्यादा ईविल जैसा था जो पूरी गुस्सू के हवा में जैसे फैल रहा था, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। जो अच्छे से ध्यान देगा उसे ही ये नोटिस होगा कि यहाँ पे कुछ अजीब सा ही ईविल एनर्जी था। लान वांगजी यही सारी चीज़ें सोच रहा था। सोचते हुए ही वहाँ से डायरेक्ट मेन पैलेस की तरफ जाने लगा था, क्योंकि ऑफकोर्स वहाँ पे सारे सेक्ट लीडर्स आए थे और साथ ही साथ यहाँ पे सेक्ट लीडर्स के ओमेगास भी आ गए थे। लान वांगजी मेन पैलेस में आता है। मेन पैलेस में सब लोग वहीं पे थे एंड सब लोगों में बहुत ज़्यादा टेंशन थी, घबराहट थी अपने बच्चों के लिए। लान वांगजी आते ही सब लोग खड़े हो गए थे और वो लान वांगजी के पास आकर कहते हैं ग्रैंड प्रिंस, हमारे बच्चे कहाँ हैं? वो ठीक तो है ना? क्या हुआ है? किसने हमला किया है? हमारे बच्चे कहाँ हैं? ये कहकर सब लोग पूछने लगे थे। लान वांगजी शांत था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो सारे स्टूडेंट्स कहाँ गए, वो बच्चे कहाँ गए। उसने पूरी तरीके से ढूंढा था, पूरे मतलब जो गेस्ट क्वार्टर्स थी, पूरे गेस्ट क्वार्टर्स को उसने चेक किया, छान मारा, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था, एक भी सिंगल पर्सन वहाँ पे नहीं था। लान वांगजी को नहीं पता, उसे खुद ये नहीं पता कि क्लाउड रेसेस में किसने हमला किया, गुस्सू में किसने हमला किया। तो वो कैसे कहे? उसके पास कोई जवाब नहीं था, वो शांत था। ये देखकर सब लोग कहते हैं क्या हुआ, आप शांत क्यों हैं? हमारे बच्चे को कुछ तो नहीं हुआ ना? वो लोग ठीक है ना? वो लोग सब ठीक है ना? सब लोग बोल रहे थे। यहाँ पे सारे सेक्ट लीडर्स के जो ओमेगास थे ना, वो रोने लगे थे। वो रोते हुए बोल रहे थे हमारे बच्चे कहाँ हैं? हमारे बच्चे को कुछ तो नहीं हुआ ना? वो ठीक तो है ना? जहाँ पे वो सारे लोग रो रहे थे, लान वांगजी जो बहुत देर तक साइलेंट था, वो कहता है आप लोग शांत हो जाइए, यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं हैं। ये सुनकर सब लोग ग्रैंड प्रिंस की तरफ देखते हैं, जहाँ पे लान वांगजी कहता है मेरे पूरे सैनिक ने पूरे गुस्सू को छान मारा है और मैंने खुद भी ढूंढा है, यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट्स नहीं है। ये सुनकर सब लोग कहते हैं स्टूडेंट्स नहीं है मतलब क्या है? वो लोग कहाँ गए? वो लोग कहाँ गायब हो गए? क्या हमारे बच्चे को किसी ने ये कहकर वो लोग शांत हो गए, क्योंकि सब लोग सोचना भी नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे को कुछ हुआ हो। जहाँ पे लान वांगजी कहता है मुझे आप लोग शांत हो जाइए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सारे स्टूडेंट्स को सेव करने की। मैंने ऑलरेडी मेरे गार्ड्स को भेज दिया है स्टूडेंट्स को ढूंढने के लिए। वो लोग अपने गेस्ट क्वार्टर में नहीं हैं, पर हाँ फिर भी हमने बाहर आसपास सारे गार्ड्स को भेज दिया है, वो लोग ढूंढ रहे हैं, आप लोग चिंता मत कीजिए। ये सुनकर सारे जो सेक्ट लीडर्स के ओमेगास थे वो कुछ कहने वाले थे, लेकिन सारे सेक्ट लीडर्स ने अपने अपने ओमेगास को शांत कर दिया था, क्योंकि ऑफकोर्स उन लोगों ने सुना था कि किंग लैन चिंगन जो अब नहीं रहे हैं, यानी कि उनके किंगडम का जो किंग था उनका डेथ हो चुका था। तो ऑलरेडी मतलब लान वांगजी के ऊपर बहुत सारे बर्डन है, वो और ज़्यादा बर्डन उन्हें नहीं देना चाहते हैं। लान वांगजी की हालत क्या है वो सारे लोग समझ पा रहे थे, तो इसीलिए उन लोगों ने ज़्यादा और इन सारी चीज़ों को लेकर सवाल नहीं किया। जहाँ पे लान वांगजी अपने पिता की तरफ देखता है, उसका पिता जो सिंहासन के ठीक नीचे अभी भी लेटा हुआ था। यहाँ पे सारे गार्ड्स जो उसके पिता के बॉडी को उठा रहे थे वहाँ से लेके जाने के लिए। लान वांगजी बस अपने पिता को देख रहा था, उसका पिता अब इस दुनिया में नहीं है। उसके ये फादर ही तो थे जो उसके अपने थे। क्या से क्या हो गया था? उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके फादर उसे छोड़ के इतनी जल्दी चले जाएंगे।
लान वांगची यही सारी चीज़ें सोच रहा था और उसे गुस्सा ना बहुत ज़्यादा आ रहा था कि इसकी इतनी बड़ी हिम्मत हुई कि वो उसके किंगडम को, उसके फादर को, उसके भाई को इस तरह से घायल कर सकता है। लान वांगजी उसे नहीं छोड़ेगा। वांगजी ने सोच लिया था, उसके आंखों में खून था, बहुत ज़्यादा गुस्सा था। ये सारे सेक्ट लीडर समझ पा रहे थे और टाइम यहाँ से स्किप होता है और यहाँ से हमें पूरे 1 महीने बाद दिखाया जाता है। 1 महीना हो चुका था। लान वांगजी जो अभी थ्रोन पे बैठा हुआ था, हाँ थ्रोन पे, वो अब पूरी कल्टिवेशन वर्ल्ड का किंग था। अब वो करंट किंग बन चुका था कल्टिवेशन वर्ल्ड का। लान वांगजी जो अभी अपने सभा में बैठा हुआ था, इन 1 महीने में पूरे गुसु को ठीक किया गया था। उसके सारे गार्ड्स जो उसके युद्ध से मतलब युद्ध के लिए गए थे, वो सारे लोग वापस आने के बाद लान वांगजी ने पूरे गुसु को ठीक करवाया। एंड ठीक करवाने के बाद ही वो सारे स्टूडेंट्स को ढूंढने लगा। साथ ही साथ उसने अपने बहुत सारे गुप्तचरों को भी भेजा आसपास उनको ढूंढने के लिए। लेकिन इन 1 महीने में ना ही वो सारे स्टूडेंट्स का कोई पता चला और ना ही उस लड़के का कोई पता चला। हाँ, लड़का। वांगजी को पता चल गया था कि यहाँ पे ये सारी चीज़ों का एक ही जिम्मेदार है, वो है वो लड़का, जिस लड़के का फेस किसी ने नहीं देखा था। लान वांगजी पिछले 1 महीने से उस लड़के को ही ढूंढ रहा था। लान वांगजी ये सुनकर एकदम हैरान हो गया था कि ये एक लड़का पूरे गुसु का इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया था, पूरे गुसु का हालत इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया था। उस लड़के के अंदर इतनी शक्ति आया कैसे, लान वांगजी यही नहीं समझ पाया। लान वांगजी इसी को लेकर ही अभी बात कर रहा था सभा में, जहाँ सभा में सारे सेक्ट लीडर्स मौजूद थे एंड साथ ही साथ उनके ओमेगास भी। यहाँ पे सब लोग यही ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि वो स्टूडेंट्स आखिर गए तो गए कहाँ। अगर उनकी मतलब कोई बुरी खबर होता कि सारे जो स्टूडेंट्स थे वो मर गए हैं, तो भी तो उनकी बॉडीज़ तो मिलता, लेकिन यहाँ पे ना ही उनकी बॉडीज़ मिली है और ना ही स्टूडेंट। लान वांगजी और सब लोग इसी को लेकर बात कर रहे थे। लान वांगजी जो अपने थ्रोन पर बैठा हुआ था, यहाँ पे उसका अंकल जो साइड वाले मतलब जो थ्रोन था ना, वहाँ पे बैठा हुआ था और साथ ही साथ यहाँ पे लैन आन भी था जो दूसरी वाली सीट पे बैठा हुआ था। किंग लैन चिंगेंजुन का फ्यूनरल हो गया था। मतलब यहाँ पे सारे सेक्ट लीडर्स, सारे जो सेक्ट लीडर्स के वाइफ्स थे, यहाँ पे कल्टिवेशन वर्ल्ड में सबको पता चल गया था कि किंग लैन चिंगेंजुन का डेथ हो चुका था। एंड ये सुनकर सारे जो मतलब प्रजा थे वो बहुत ज़्यादा ही दुखी हो गए थे, क्योंकि मतलब जो लैन चिंगेंजुन थे वो सबकी मदद करते थे, लेकिन अब उनकी मौत हो गई है। ये सुनकर सबको बुरा लगा था एंड सब लोगों ने ही इस फ्यूनरल को अटेंड किया था। यहाँ पे लान वांगजी ने फ्यूनरल खत्म करने के बाद ही तुरंत तकरीबन 1 हफ्ते बाद ही उसे थ्रोन में बैठना पड़ा। इनफैक्ट पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड ही चाहता था कि लान वांगजी थ्रोन पे बैठे एंड वो अब पूरे किंगडम को मतलब रूल करें, तो लान वांगजी को बैठना पड़ा। लान वांगजी अभी नहीं चाहता था, क्योंकि अभी जो सिचुएशन था वो नहीं करना चाहता था, बट सारे लोगों की फोर्स की वजह से ही सही उसे बैठना पड़ा। और वैसे भी उसे बैठना पड़ता, क्योंकि इस थ्रोन पे उसका ही तो हक है। उसके बाद मतलब उसके फादर के बाद उसे ही इस थ्रोन को संभालना पड़ता, तो उसे बैठना पड़ा। यहाँ पे उसका थ्रोन सेरेमनी बहुत छोटे मतलब एकदम छोटा सा हुआ था, वहाँ पे कोई बड़ा कुछ नहीं हुआ था। हालांकि जब अगर उसका फादर जिंदा रहता तो शायद ये थ्रोन सेरेमनी बहुत बड़ा होता, लेकिन अभी सिचुएशन जैसा था तब उतना बड़ा सेरेमनी करना पॉसिबल नहीं था। जहाँ पे लान वांगजी जो अभी सभा में बैठा हुआ था, सब लोगों की बातें सुन रहा था। यहाँ पे नी क्लैन से नी मिंजू कहता है, पता नहीं वो लोग कहाँ गए हैं, हमने इतनी बार ढूंढा पर जैसे वो लोग कल्टिवेशन वर्ल्ड से गायब भी हो गए हैं। हम लोगों ने कल्टिवेशन वर्ल्ड के बाहर जाके भी ढूंढा, सारे लोगों को वहाँ पे भेजा, हमारे डिसिपल्स वो सारे लोग जाके ढूंढे, लेकिन वो कहीं पे नहीं मिला। आखिर वो सारे लोग कहाँ गए, न्यू जैन वो कहाँ गया। ये कहकर जो नी मिंजे था वो उदास हो गए थे। उनका ये एक ही भाई था, एक लौता भाई। नी मिंजू ने शादी नहीं किया था, उनका जो छोटा भाई था वो यहाँ पे पढ़ने के लिए आया था। पर नी मिंजू जो उदास थे कि उनका भाई ठीक तो है ना, उनके लाइफ में कोई नहीं था, उनके पेरेंट्स भी नहीं थे, तो एक लौता भाई ही था उसका जो उसका सब कुछ था। अगर उसके भाई को कुछ हो गया, उसे नहीं पता कि वो क्या करेगा। अचानक क्या हुआ, वो सभा में सबकी तरफ देखता है और वो किंग लैन वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, महाराज हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। बहुत दिन हो गए हैं, पूरा 1 महीना, ना ही वो सारे स्टूडेंट्स मिले और ना ही वो लड़का है कौन। मैं तो ये सुनकर ही हैरान हूँ कि वो लड़का, वो अकेला एक लड़का पूरी गुस्सू का ऐसा हालत कर दिया है। उसके अंदर कुछ तो नया पावर है, कुछ तो बहुत ज़्यादा एनर्जी है। आखिर वो कौन सी पावर इस्तेमाल कर रहा है। हम लोगों ने सारे डिसिपल जो भी डिसिपल का डेथ हुआ था, मैंने उन सारे लोगों के मतलब नर्व्स चेक किया है और चेक करने के बाद मुझे पता चला कि वो लोग यानी कि उन सारे डिसिपल्स के अंदर स्मोक था, वो भी ब्लैक स्मोक, और वो सारे ब्लैक स्मोक के कारण ही उन लोगों की, उन डिसिपल्स और वो सारे गार्ड्स की मौत हुई है। ये कहकर वो किंग लान वांगजी की तरफ देखता है और वो कहता है, और वो ब्लैक स्मोक यही पॉइंट करता है कि वो लड़का जो भी इस्तेमाल कर रहा है, जो भी शक्ति इस्तेमाल कर रहा है, वो डार्क एनर्जी है। ये सुनकर सब लोग जो नी मिंजू की तरफ देखने लगे। नी मिंजू जो सबकी तरफ देखता है और वो कहता है, हाँ डार्क एनर्जी। ये सुनकर जो जिन गोंगशान था वो खड़े होते हुए कहता है, डार्क एनर्जी, इसका मतलब यहाँ पे डार्क एनर्जी इस्तेमाल हो रहा है। पर ये कैसे हो सकता है, डार्क एनर्जी कैसे इस्तेमाल हो सकता है। मैंने किताबों में पढ़ा है कि डार्क एनर्जी जो बहुत पहले एक बार कल्टिवेशन वर्ल्ड में आया था, लेकिन वो दो इमोर्टल ने वो शक्ति को, वो डार्क एनर्जी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था। फिर ये डार्क एनर्जी कैसे आ सकता है। ये सुनकर जो नी मिंजू था वो कहता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो डार्क एनर्जी ख़त्म ही ना हुआ हो। ये सुनकर जो शू क्लैन के जो शूशे था वो खड़ा होते हुए कहता है, मैंने एक बार इसके बारे में पढ़ा था, इतिहास के अकॉर्डिंग वो एक डार्क मेटल था। ये सुनकर सब लोग शूशे की तरफ देखते हैं, जहाँ पे शूशे कहता है, हाँ वो एक डार्क मेटल था जो बहुत ज़्यादा ताकतवर था। आज से कई हज़ार साल पहले इस
मेटल ने पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड को एकदम ऐसे ही जैसे पूरे गुसु को बर्बाद किया गया था, ठीक वैसे ही वो मेटल पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को बर्बाद कर दिया था। पर उसके बाद दो वुमेन आई थी एंड वो दो वुमेन ने उस पूरे मतलब जो येन आयरन था, हाँ मैंने सुना था उस मेटल का नाम येन आयरन था, जिसे पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था। लेकिन अचानक वो दो वुमेन वहाँ से गायब हो गई थी ख़त्म करने के बाद। तब से लेकर कल्टीवेशन वर्ल्ड में ना ही कोई डार्क एनर्जी का जिक्र हुआ था और ना कोई डार्क एनर्जी इस कल्टीवेशन में आया था। लेकिन एक अगवा पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में फैल गया था। वो दो वुमेन जब मतलब हमेशा के लिए गायब हो गई थी, अचानक वो एक बार बाहर आई थी एंड वो बाहर आने के बाद यहाँ पे दो चीज़ों को लेकर आई थी एंड कुछ लोगों ने वो चीज़ों का नाम एक गुचिन कहा था और एक फ्लूट कहा था। कई लोगों ने ये भी कहा कि वो जो गुचिन था वो एक अल्फा वुमेन का था और वो जो फ्लूट था वो एक ओमेगा वुमेन की थी। लेकिन वो दोनों ही जब वो फ्लूट एंड गुचिन लेकर बाहर आए थे तब वो ओमेगा वुमेन के पास एक चीज़ था जो बहुत ही अजीब सा था, दो कलर में, एक था ब्लू कलर का और एक था लाल कलर का। वो दो चीज़ ना चमक रही थी एंड यहाँ पे ना बहुत लोगों ने ये अनुमान लगाया था कि वो दो चीज़ दो शक्ति का स्रोत है। ब्लू कलर का जो शक्ति का स्रोत है वो प्योरिटी का था, जो लाल कलर का शक्ति था वो डार्क एनर्जी का था। पर पता नहीं कि वो दो चीज़ को लेकर वो ओमेगा लेडी और वो अल्फ़ा लेडी कहाँ गई और क्या किया ये हमें नहीं पता है। बट लोगों का कहना यही था कि वो लोग मतलब वो दो वुमेन अपनी ये शक्ति के स्रोत को अपने अपने उत्तराधिकारी को दिया है। बेसिकली सब लोगों का कहना था ये कि वो शक्ति का स्रोत उनके आगे की पीढ़ी को आगे बढ़ाएगा। जैसे वो दो वुमेन इमॉर्टल थी तो उनकी शक्ति का स्रोत उनके उत्तराधिकारी को मिलेगा एंड वो दोनों उत्तराधिकारी आगे जाके कल्टीवेशन वर्ल्ड में शांति कायम रखेगी। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि वो दोनों उत्तराधिकारी का जन्म ही होने वाला था कोई बड़े कारण के लिए। बट इससे ज़्यादा कुछ और मुझे नहीं पता चला। ये कहकर जो मतलब सुशे सबकी तरफ देखता है, सब लोग जो उसे ही देखे जा रहे थे, जहाँ पे सब लोगों को ऐसे साइलेंट होते हुए देखा ना, सुशे एकदम साइलेंट हो गया और वो तुरंत ही अपने सीट पर बैठ गया। जहाँ पे सब लोग ये बातें सुनने के बाद जो जिन गोंगशान सुशे की तरफ घूर के देखता है और वो कहता है क्लैन लीडर शू, कि आप ज़्यादा ही मनगढ़ंत कहानी नहीं बना रहे हैं, ये कैसा इतिहास है, मैंने तो कभी ऐसा नहीं सुना। जहाँ पे जो सुशे कहता है देखिए मैंने जो सुना है मैंने वही बोला है। जहाँ पे जो जिन गोंगशान था वो कहता है हाँ, दो उत्तराधिकारी वो कल्टीवेशन वर्ल्ड में आएंगे और कल्टीवेशन वर्ल्ड में शांति लाएगा, और कौन सा बड़ा काम के लिए उन लोगों का जन्म हो रहा है, क्या सब बातें आप कह रहे हैं। ये कहकर जो जिन गोंगशान था वो मतलब किंग लैन वांगजी की तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं महाराज आप इन सब बातों पे ध्यान मत दीजिए, अभी हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बच्चे, हमें उन्हें कैसे भी करके बचाना होगा। मेरा जिन और मिंग्याओ वो तीनों ही कहाँ पे है मुझे नहीं पता, हमें हमारे बच्चों को पहले बचाना है। ये सब मनगढ़ंत कहानी के ऊपर बेस करके हम लोग कोई चीज़ फैसला नहीं ले सकते हैं। ये कहकर जो जिन गोंगशान था वो महाराज लान वांगजी की तरफ देख रहा था। लान वांगजी जो एकदम स्टिफ होकर वहीं पे बैठा हुआ था, वो एकदम जैसे मूर्ति जैसा बैठा हुआ था। जहाँ पे जो जिन गोंगशान था वो कहता है महाराज एंड तब जाके वांगजी अपने होश में आया और वो जिन गोंगशान की तरफ देखा, जहाँ पे जिन गोंगशान कहते हैं अभी हमें बच्चों को ढूंढना पड़ेगा, आप ये सुशे की ऐसी मनगढ़ंत बातों को ध्यान मत दीजिए, पहले हम लोगों को बच्चों को ढूंढना पड़ेगा। वो लोग कहाँ हैं, पिछले 1 महीने से हम लोग नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम लोग को इसको लेकर बात करना चाहिए, ना कि कोई उत्तराधिकारी इन सब बातों में। जहाँ पे जिन गोंगशान ये कहकर घूर कर सुशे की तरफ देखता है, सुशे भी मतलब घूर के ही देख रहे थे जिन गोंगशान को। जहाँ पे पीछे से एक और पर्सन कहता है आप लोग प्लीज़ ये सब बातें कहना बंद करेंगे, यहाँ पे एक सीरियस टॉपिक में बात हो रहा है, लेकिन आप लोग बहस में लग गए हैं। जहाँ पे जो जिन गोंगशान था वो पीछे देखता है, वहाँ पे वेन रूहान था। वेन रूहान बैठा हुआ था और वो बहुत देर से इन दोनों की बकवास सुन रहा था। जहाँ पे वेन रूहान खड़े होते हुए किंग लान वांगजी की तरफ वो करते हैं और वो कहता है महाराज मैंने मेरे गार्ड को भेजा है उन बच्चों को ढूंढने के लिए एंड मेरे गार्ड एक संदेश लेकर आए हैं। ये कहकर जो मतलब वेन रूहान था वो सामने आते हैं एकदम मिडिल में, जहाँ पे लान वांगजी उसे देख रहा था और वो कहता है कैसा संदेश। जहाँ पे जो वेन रूहान था वो अपने गार्ड को बुलाता है, जो गार्ड जस्ट अभी आया था। जहाँ पे वो गार्ड सामने आते हुए मतलब किंग लान वांगजी को वो करते हैं और वो कहता है महाराज हम कुछ लोग हीलिंग के पास गए थे एंड हीलिंग के कुछ लोग हमें बोल रहे थे कि वहाँ पे हीलिंग के पहाड़ में कुछ बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ आ रहा है। वो लोग बहुत दूर से चिल्लाते हुए मदद मांग रहे थे। हालांकि वो लोग हीलिंग के अंदर नहीं जा पा रहे थे क्योंकि हीलिंग के जो पहाड़ थे वहाँ पे कोई घुस नहीं पा रहा था एंड ये बहुत अजीब सी बात थी कि हीलिंग के अंदर कोई घुस नहीं पा रहा है। और ये हमें आज ही पता चला है कि हीलिंग में कुछ बच्चियाँ बाहर आने की कोशिश किया है एंड कुछ लोग बाहर आने की टाइम पे ही ना किसी ने उनको एकदम अंदर खींच लिया है। ये 2 लोगों ने देखा था एंड वो 2 लोगों ने मुझे कहा है कि वहाँ पे बच्चे हैं और वो लोग अंदर से बाहर नहीं आ पा रहे हैं हीलिंग के पहाड़ से। ये सुनकर जो लान वांगजी कहता है हीलिंग के पहाड़ से। ये सुनकर जो जंग फंगमियान खड़ा होते हैं, साथ ही यहाँ पे मैडम यू था, वो दोनों ही खड़े होते हुए कहते हैं तो फिर हम लोग यहाँ पे इंतजार क्या कर रहे हैं, अगर वहाँ पे बच्चे देखा गए तो हमें वहाँ पे जाना चाहिए ना। ये कहकर वो महाराज की तरफ देखते हैं और वो कहता है महाराज हम अब और इंतजार नहीं कर सकते हैं, हमें जाना होगा,
हमें एक बार हीलिंग में जाके देखना चाहिए। पूरा 1 महीना हो चुका है कि हम लोग हमारे बच्चे से दूर हैं, तो हमें एक बार हीलिंग में जाके देखना चाहिए। अगर हीलिंग में बच्चे हुए तो ये कहकर वो महाराज की तरफ देखते हैं, जहाँ पे लान वांगची अपने सिर को नोट करता है और वो कहता है हाँ हीलिंग में हम लोग जाएंगे। ये कहकर वो अपने सिंहासन से उठता है और वो कहता है हीलिंग जाने की तैयारी की जाए। ये कहकर वो वहाँ से नीचे उतरता है, जहाँ पे सभा को यहीं पे ख़त्म किया गया था, जहाँ पे सब लोगों ने अब हाँ कर दिया था और सब लोग तैयार होने के लिए चले गए थे वहाँ पे। यहाँ पे कोई तो था जो बस शांत था, लेकिन ये बात सुनने के बाद वो वहाँ से निकल गया। जहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें एक और जगह दिखाया जाता है, एक अंधेरा केव, जहाँ पे एक पर्सन जो पूरी तरीके से एक ब्लैक रोब में था और ब्लैक मार्क्स में था, वो अपने आंखों को ओपन करता है। वो पूरी तरीके से ब्लैक कलर की आइस में था। वो खड़ा होता है, उसके बाद वो उस गुफा के एकदम सामने दिखता है एक पर्सन जो आया था। वो पर्सन आते हुए कहता है तैयार हो जाओ, वो लोग आ रहे हैं तुम्हारे पास वो सारे बच्चों को लेने के लिए। यह सुनकर वो पर्सन स्मिट करते हुए कहता है ओह रियली, क्या वो मुझसे मेरी शिकार को छीनेंगे? इतना आसान नहीं है, यन हूँ मैं, यन को इतना आसानी से हराना किसी की बस की बात नहीं है। ये सुनकर वो पर्सन कहता है इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मत हो जाओ, यहाँ पे लान वांगजी भी आ रहा है। ये सुनकर वो पर्सन कहता है लान वांगजी आने दो, देखते हैं कि ये लान वांगजी करता क्या है मेरा। वैसे मैंने जो कहा था क्या तुमने किया? ये सुनकर वो पर्सन कहता है हाँ मैंने किया है। गुड, तुम वो करके क्या करना चाहते हो? क्या तुम किसे ढूंढ रहे हो? जहाँ पे ये सुनकर वो पर्सन की तरफ घूर के देखता है, वो कहता है ज़्यादा सवाल नहीं, मैं एक काम की वजह से उसे ढूंढ रहा हूँ, बस वो मिल जाए एक बार। ये सुनकर वो पर्सन कहता है जो भी हो ध्यान से रहना लान वांगजी, जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान है नहीं। ये सुनकर वो पर्सन कहता है देख लूँगा मैं इस लान वांगजी को, बस वो एक बार आ जाए उसके बाद देखूंगा। ये कहकर वो फिर से वहीं पे बैठ गया एंड अपने आंखों को बंद कर लिया। वो पर्सन अभी भी वहाँ पे खड़ा था। ये देखकर वो पर्सन जो बैठा हुआ था वो कहता है क्या हुआ, यहाँ पे अभी भी खड़े क्यों हो? ये सुनकर वो पर्सन कहता है मुझे और एक बात कहनी है। ये सुनकर वो पर्सन अपने आंखों को दोबारा खुलता है और वो इरिटेटिंग टोन में कहता है बोलो, तुमने जो वादा मुझे किया था वो कब पूरा करोगे? ये सुनकर वो पर्सन स्पीक करते हुए कहता है क्यों, भरोसा नहीं है इनके ऊपर? यिन हूँ मैंने बोला है मेरी वादा मैं पूरा ज़रूर करता हूँ, तो चिंता मत करो, तुम्हारा वादा भी पूरा हो जाएगा, ठीक है? ये कहकर वो दोबारा अपने आंखों को बंद कर लिया। ये देखकर वो पर्सन कुछ देर तक उसे घूरता है, उसके बाद वो वहाँ से चला गया। वो वहाँ से जाते ही वो पर्सन दोबारा अपने आंखों को खोला, एक स्मिक किया। इतने सालों बाद मैं फाइनली आज़ाद हुआ हूँ, फाइनली। इतनी 1000 साल तक मैं बंद था, कैद था, जो मेरे गुस्से को, मेरे रिवेंज को एकदम तड़पा दिया है। इतने सालों बाद बाहर आया हूँ और मैं फाइनली अपना बॉडी ढूंढ पाया हूँ। वैसे ये बॉडी बहुत ज़्यादा छोटा है, ऑफ कोर्स छोटा तो होगा ना, ओमेगा का बॉडी है, इसीलिए छोटा, नाजुक, एकदम इनोसेंट की तरह दिख रहा है। ये नफरत है, मुझे नफरत है ऐसे इनोसेंट बॉडी, ऐसे छोटा बॉडी। मैं इतना ताकतवर हूँ लेकिन ये बॉडी इतना छोटा। वेल मैं क्या कर सकता हूँ, अब मानना तो पड़ेगा कि ये मेरा ही बॉडी है। खैर इसी से ही काम चलाऊँगा, क्योंकि बहुत मुश्किल के बाद मुझे ये बॉडी मिला है, तो इतनी आसानी से छोड़ने वाला तो बिल्कुल नहीं हूँ। बेवकूफ़ कहीं का यन हूँ मैं। यन किसी की वादे को पूरा नहीं करता है, ईविल होता है बेचारा। खैर अभी तो मेरे लिए फ़ायदे का हो, इसीलिए फ़ायदा तो उठाना पड़ेगा ना। अब देखना है ये लान वांगजी कौन है। मेरी रास्ते का कांटा, वैसे रास्ते का कांटा तो मैंने हटा दिया था, उस किंग को तो मार दिया, बट अब ये लान वांगजी है, इसे भी मारना पड़ेगा। हाँ इन कितने सारे काम है तेरे हाथ में। इतने सालों बाद आज़ाद होने के बाद सोचा था कि राज करूँगा, फिर आराम करूँगा, ऐश करूँगा, बट ये सारे लड़ाई युद्ध, हाँ कोई नहीं, कर ले यून कर ले। कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है और कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है। ये कहकर वो पर्सन हंसने लगा था ज़ोर ज़ोर से। वो हंसते हुए आसमान की तरफ देखकर गुस्से में कहता है लान क्या कहा था तुमने कि मैं कभी भी आज़ाद नहीं होऊंगा? देखो मैं आज़ाद हो गया हूँ और मैंने अपना बॉडी भी ढूंढ लिया है और इस बार आज़ाद हुआ हूँ पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में तबाही मचाने के लिए। ना तुम तब मुझे रोक पाई थी और ना तुम अब मुझे रोक पाओगे। देखते हैं इस बार क्या होता है। तुमने पहली बार तो मुझे कैद कर लिया था लान, लेकिन सेकंड बार इस बार तुम कैसे मुझे रोकोगे? वैसे तुम हो कहाँ लान? बाहर आओ, मेरे पास आओ, मुझसे लड़ो। क्या इस बार भी तुम मुझे नहीं रोकोगे? ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहता है इस बार तुम मुझे रोक नहीं पाओगे लान। इस बार मैं पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में करूँगा या फिर पूरी दुनिया को मैं दबा करूँगा। ये यन का वादा है, इस बार कल्टीवेशन वर्ल्ड वो दवाई देखेगा जो दवाई उन लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। यन आज पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को एक ऐसा मंजर दिखाने वाला है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि यन कैसा पावरफुल है। और इस बार तुम दोनों लन ई और बाउसन सनरन, तुम दोनों मुझे नहीं रोक पाओगे। ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा था, बहुत ही ईविली। वो अब क्या करने वाला था कि क्या इस बार सच में कल्टीवेशन वर्ल्ड दबा हो जाएगा या फिर कुछ और होगा जो शायद किसी ने सोचा ना होगा। तो गाइस आज का पार्ट यहीं पे रखते हैं। तो गाइस आपको आज का पार्ट कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। आई नो मैं 2 दिन अपलोड नहीं कर पाई, बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और इस बिजी शेड्यूल की वजह से मैं ठीक से
रेस्ट भी नहीं कर पाई हूँ। होप सो कि आप लोगों को आज का पार्ट अच्छा लगा हो एंड ये स्टोरी मैं जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड बड़े बड़े पार्ट बनाकर, तो होप सो ये जल्दी खत्म हो जाएगा एंड तब तक के लिए आप लोग इंतजार करो। जो लोग भी ये स्टोरी पसंद नहीं करो, नया एक मॉडर्न स्टोरी है मेरे पास, मैं वो स्टार्ट कर दूँगी। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट में तो और भी ज़्यादा क्रिंज होने वाला है, क्योंकि इस बार ये पर्सन और लान वांगजी आमने सामने आने वाला है, और जब वो दोनों आमने सामने आएंगे तब क्या होता है, और इस बार कल्टीवेशन वर्ल्ड में क्या होगा, क्या सच में दवाई होगा, और उनके मतलब लैन ई और बाउसन सेटन के साथ इस पर्सन का क्या पास्ट है, ये भी हम लोग जानेंगे बहुत जल्द। एंड आई नो ये स्टोरी बहुत लॉन्ग जा रही है, बेसिकली ये लॉन्ग स्टोरी था एंड मैं कल्टीवेशन वाली कोई भी स्टोरी लिखती हूँ तो लॉन्ग ही लिखती हूँ, मैं छोटा स्टोरी नहीं लिख पाती, बहुत मुश्किल से छोटा स्टोरी बनता है। तो होप्स आप लोग नाराज़ नहीं होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।